नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को जो है राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, और जिसके अंडर हमने जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज कंप्लीट कर ली है एमएस वर्ड को छोड़कर। और दूसरी जो सीरीज हमने शुरू की है वो है आपने कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने 10 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो है एड्रेसिंग मोड की एड्रेसिंग मोड का जो चैप्टर है वो चल रहा है, जिसके अंदर हमने कल इससे पहले कि 4 जो मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के वो पढ़ा था। एड्रेसिंग मोड बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें डेटा को किस प्रकार से प्राप्त करना है, किस प्रकार से एक्सेस करना है, वो एक तरीका बताता है आपका एड्रेस मोड। यानी उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं या इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। इसी प्रकार इसके अंदर टोटल जो है 10 मोड है, जो जनरल पर्पज कंप्यूटर के हिसाब से आपको पता होगा तो कंप्यूटर के अंदर पूछे जाते हैं। वैसे अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग प्रकार की जो फंक्शनैलिटीज होती है, मतलब आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल पर्पज कंप्यूटर के हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो 10 मोड आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 4 ये डिस्कस किया था और इसका इंट्रोडक्शन देखा था किस प्रकार से काम करता है। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको हमेशा बोलता हूं कि याद रखिए माइंड के अंदर, आप कभी भी उसको मत भूलिए। अभी मैं थोड़ा सा इसका आपको जो है रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट 5th जो 5वां अपना जो मोड है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जाना था इंप्लाइड मोड या इंप्लिसिट मोड। क्या था ये? बेसिकली ये जीरो या सिंगल मोड के ऊपर, जीरो या सिंगल एड्रेसिंग के लिए यूज होता है ये इंप्लिसिट या इंप्लाइड मोड। यानी जिसके अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जो उसका डेस्टिनेशन भी दे रखा है और उसी के अंदर ही उसका डेटा भी जो है, डेटा जो है उसके बारे में भी हिडन आपको वहां पर जो है वैल्यू मिल जाती है। जैसे कल हमने इसका डिस्कस किया था, एड्रेस देख लीजिए, एक थोड़ा सा इसका दे देते हैं रिपीटेशन। सॉरी, यहां पर जैसे मैं लिखता हूं इंक्रीमेंट और यहां पर AC, मतलब मैं चाहता हूं कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है जैसे 12, उसके अंदर एक वैल्यू बढ़ जाए, तो यहां पर इंक्रीमेंट किया, AC लिख दिया, तो यहां पर डायरेक्टली क्या हुआ, AC के अंदर एक मान बढ़ा और वापस स्टोर जो है वो हो गया था। आपने मोड, ऑपकोड और एक लास्ट में आपने देखा था ऑपरेंड। ये ऑपरेंड जो होता है वो एड्रेसिंग मोड को शो करता है, सॉरी ये मोड। लेकिन ऑपरेंड के अंदर आपको डेटा जो है उस जिसके ऊपर आपको प्रोसेस करना है वो दिखाता है, या वो डेटा कहां पर पड़ा है उसके एड्रेस को ये दिखाता है। तो वो इस मोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो आप उस लोकेशन से डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे, या डेटा आपको यहां पर डायरेक्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट है तो यहां पर जो एड्रेस है वहां पर जाना पड़ेगा आपको। अब क्या पता उसके अंदर आपको और आगे से आगे कोई दूसरा एड्रेस मिले, वो मेमोरी का हो सकता है, रजिस्टर का हो सकता है, तो उस पर आपको विजिट और करना पड़ेगा, वहां से आपको डेटा लेके आना पड़ेगा और उसके ऊपर डेटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने यहां पर देखा होगा कि यहां पर आपको एक ही कमांड के थ्रू देखो डेटा भी यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टोर भी इसके अंदर हो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन भी यहां पर ही है। तो ये एक सिंगल एड्रेस है। और जीरो एड्रेस के लिए जैसे आपके CRC जो आपने क्लियर कैरी फ्लैग था, जैसे फ्लैग के अंदर आपकी वैल्यू है ऑलरेडी 0 या 1, तो उसको क्लियर करना, तो देखो आपने एक ही के अंदर सारा काम कर लिया एक कमांड से, तो वो जीरो एड्रेसिंग है। ये यहां पर 1 एड्रेसिंग है, मतलब यहां पर अपने पास एक ऑपरेंड है, मतलब ये 1 एड्रेस है या सिंगल एड्रेस इसको बोला जाता है। उसके बाद हमने इमीडिएट मोड के बारे में पढ़ा था, जिसका बेसिकली जो यूज होता है वो होता है आपके कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसके लिए। यानी कोई वैल्यू जो है वो फिक्स है और उसको डायरेक्टली अपन को जो है ऑपरेंड के अंदर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम जो है इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से अपन को उस डेटा को एक्सेस करना है, इसलिए हम वहां पर जो है इमीडिएट मोड यूज करते थे। रजिस्टर और रजिस्टर मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ये रजिस्टर मोड जो है वो है आपका डायरेक्ट मोड। क्या है डायरेक्ट मोड? मींस यहां पर आपको उस रजिस्टर का एड्रेस मिल जाएगा जहां से आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है, या फिर उस रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। जबकि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या है कि आपके यहां पर जैसे ये एड्रेस है, मैंने यहां पर दिया 101 या मैंने लिख दिया यहां पर R1। अब यहां पर R1 की लोकेशन पे गया, ये देखो R1 है, ये R2 है, ये R3। R जैसे यहां पर R2 है, R2 पे गया मैं, यहां पर बोल दिया कि 201 मेमोरी लोकेशन वहां पे जाओ, तो यहां पर देखो मान लिया जैसे ये 3 लोकेशन है 201, 202, 203, तो यहां पर यहां जाना पड़ेगा, यहां से डेटा लेके फिर ऑपरेंड में आना पड़ेगा, मतलब आपको आगे आगे इसको कैलकुलेट कंप्यूटराइज्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर इतना झंझट होता है आपके इनडायरेक्ट मोड में, जबकि डायरेक्ट मोड में R1 पे गए, डायरेक्ट डेटा लेके यहां पर आए और उसके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो ये हमने कल 4 जो पॉइंट्स थे इसके बारे में देख लिया था। अब मैं आपके सामने जो है 5 टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। और शुरू करने से पहले आप सभी को हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करना ही चाहूंगा कि हमारी इस YouTube फैमिली चैनल के अंदर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, हमारा जो वादा है आपके लिए अटल है, आपको लास्ट तक तैयारी करवाई जाएगी, उसके नोट्स भी दिए जाएंगे और थोड़ा सा आप धैर्य से काम ले भाई,
कई जनों का, एक दो जनों का आ रहा है डाउट क्वेश्चन कि सर आप टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दीजिए। तो भाई देखो, आप भी थोड़े समझदार हो, बार बार कहने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, टेस्ट सीरीज तभी डिस्कस की जाती है जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, और डेफिनेटली आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, वीकली टेस्ट भी होगा, आपके मंथली टेस्ट भी होगा। कोई भी टेंशन मत लीजिए, सब काम हो जाएगा, अपना धैर्य रखिए। सभी टॉपिक्स हम जो है क्लियर करेंगे, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज डिस्कस करनी है रिवीजन में, और क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो डायरेक्टली अभी टेस्ट सीरीज पे जो अभी कूद रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं बोलता हूं वो बुरी तरीके से फंसने वाला आगे जाके। क्योंकि एक देखो, यहां पर हमेशा कंटिन्यूसली हम जो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, उसके बाद हम जो अगर डिस्कस करेंगे तो यहां से टॉपिक आएगा तो आपको याद आएगा। अब मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे लेके जा रहा हूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप ही कीचड़ में फंसोगे, और बाद में आप बोलते हो कि सर हमारा एग्जाम में ये नहीं हुआ, ये टॉपिक आया, इसके अंदर एक रिलेटेड टॉपिक और था, वो हमें नहीं पता। तो वो यहां पर होता है कि हम जब पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमेशा तैयारी करिए, तो इस तरीके से कीजिए। और सभी को बता दूं, प्लेलिस्ट अलग अलग बन रखी है। एक दो का मैसेज ये भी था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट में ये आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, एनबीआर एजुकेशन के चैनल पर जाइए, अभी जहां पर आप देख रहे हैं नीचे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बन रखी है आपके हर एग्जाम की। आने वाली जो सूचना सहायक प्रोग्राम है उसकी भी भर्ती की तैयारी यहां पर आपको मिल जाएगी, बस बिना किसी कॉस्ट के। अभी देखो, पांचों जो हम डिस्कस करने वाले हैं मोड, वो है अपना ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई इसको, ठीक है। यहां पर मेरे पास है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। देखो, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेस है आपको, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर थोड़ा दबाव दे के समझाया था, ताकि आपको आने वाले चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अब जिसको पता है तो भाई उसको बराबर समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर वो जो है सोच रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। चलिए, यहां पर मेरे पास है मोड, ये है आपका ऑप कोड, और यहां पर है आपका ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली क्या दिखाएगा भाई, यहां पर आपका मोड दिखाएगा कि ये किस टाइप का मोड है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। और ऑप कोड क्या होता है, ऑप कोड को आपको देखो एक सरल भाषा में समझाता हूं। ऑप कोड को दो भागों में बांट दो भाई, ओपी और कोड। ओपी का अर्थ होता है ऑपरेशन, और कोड मीन्स कि हम उसके अंदर कौन सा जो है ऑपरेशन करना चाहते हैं, ऐड, मल्टीप्लिकेशन है, सबट्रैक्ट है, इस प्रकार से जो भी ऑपरेशन हुआ है वो इसके अंदर आएंगे। और यहां पर ऑपरेंड के अंदर आता है कि अपना डेटा क्या है या फिर उस डेटा का एड्रेस क्या है। देखो, डेटा को डायरेक्ट भी यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो, या आपको अगर इनडायरेक्ट मोड दे रखा तो वहां पर आपको उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, वहां से डेटा को फेच करके यहां लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड को देखते हैं। तो देखो, आपने रजिस्टर के अंदर देखा था कि जितनी बार आपको डेटा यहां से एक्सेस करना होता था, आपको, जैसे मैं यहां पर R1 ले रहा हूं, तो अभी मेरे पास यहां पर जो है रजिस्टर, ठीक है। ये है मेरे पास रजिस्टर R1, R2, R3 और R4, ठीक है। R1, R2, R3 और R4, तो 4 रजिस्टर है बेसिकली, मैं समझ के चलता हूं इसको। अब मेरे को यहां पर R1 मिला, ठीक है। अभी डायरेक्ट मोड है तब तो मैं यहां से एक्सेस करके आ जाऊंगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मोड है या इस, अब देखो आगे से आगे जाने की नौबत तभी आएगी जब इनडायरेक्ट मोड होगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होता है कि अपन को कोई मेमोरी से कोई डेटा फेच करना है या वहां से डेटा लेके आना है, तो रजिस्टर पे गए, तो रजिस्टर के अंदर पहले यहां पर दे दिया अपन को एड्रेस। अब यहां पर क्या है, मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें सीक्वेंसली डेटा स्टोर हो रखा है, ठीक है। जिसमें मैं, ये हो गया देखो 101, 102, 103, 104 दैट, ठीक है। ये कंटिन्यूसली आगे आप समझ के चलिए। अब मुझे क्या करना है कि जब ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब हमें कोई भी डाटा को सीक्वेंसली एक्सेस करना हो तो हम ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीक्वेंसली जब एक्सेस करना हो, उदाहरण लेते हैं हम, आपने MySQL के अंदर एक कमांड देखा होगा जिसमें आप टेबल के समस्त डेटा को देखते हो, जिसके लिए आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आगे आपको टेबल नेम लिखना होता है। उसमें क्या होता है कि उस टेबल के अंदर, ठीक है ना, टेबल ऑफ डेटा, उस टेबल के अंदर जो डेटा है वो सीक्वेंसली आपके सामने आके शो हो जाता है। ये आप सभी ने देखा होगा, जिस प्रकार से आपका डेटा सेव है एड्रेस में, उसी प्रकार से आपका डेटा आपके सामने शो हो जाता है। तो ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या है कि अब मेरे को यहाँ पर R1 में आया मैं, और R1 में आया तो यहाँ पर मेरे को एड्रेस मिल गया 101।
यानी ये मेमोरी है, ये रजिस्टर है, तो मेरे को यहां से अब जंप करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहां पर गया तो जो डेटा यहां पर था, जो भी डेटा यहां पर था उसको मैंने फेच करके यहां पर लेके आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार ये रजिस्टर के अंदर डेटा, रजिस्टर के अंदर जाके बार बार उस लोकेशन को एक्सेस ना करना पड़े, तब मैं ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रयोग करूंगा। इसके लिए कमांड देखिए आप, जैसे मैं यहां पर डेटा जो है फेच करके लोड कर रहा हूं ऑपरेंड के ऊपर, तो मैं लिखूंगा लोड R1 और इसके आगे मैं कर दूंगा प्लस। इस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी अब मुझे बार बार यहां पर मेमोरी की लोकेशन डालने की जो है जरूरत नहीं होगी, या सिस्टम को यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। अपन को किसी भी अदर ALU के या किसी भी अदर डिवाइस के डेटा को डायरेक्टली जो है यहां पर फेच करके अपन के सामने लोड हो जाएगा। समझिए, यहां पर R1 में गया तो यहां पर क्या था आपके R1 के अंदर, अभी देखो ये सिंपल है, इसको प्लस को भूल जाइए भैया अभी आप, तो आप प्लस नहीं था तो इसका मतलब क्या था कि R1 के अंदर 101 है, यहां गए डेटा लेकर आ गए, अभी काम नहीं हो रहा है, पड़ा है। लेकिन अगर यहीं से हम R1 के ऊपर जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यहां से लोड करेगा, इसके ऊपर वापस यहां आया, अब इसके अंदर 101 था वो अब एक प्लस हो गया, मतलब 102 यहां गया, टेबल से डेटा यहां लाएगा, 103 डेटा, 104, 102, अब लास्ट तक जो डेटा है वो उठा के यहां तक लाएगा। अब जब यहां से कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो यहां पर ये होल्ड हो जाएगा और वो डेटा जो है आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ऑटो इंक्रीमेंट यहां पर हो चुका है। अगर आप मेमोरी की बड़ी लोकेशन पे है, उससे आप उल्टा चलना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वैल्यूज को, उस लोकेशन की वैल्यूज को, तो आप यहां पर जो है ऑटो डिक्रीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको यहां पर ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जब हमें किसी भी टेबल के समस्त डेटा को देखना हो सीक्वेंसली, तो हम वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट का यूज करते हैं, या मेमोरी लोकेशन को सीक्वेंसली हमें एक्सेस करना हो सारी की सारी और उसके डेटा को शो करना हो, तो हम यहां पर इसका यूज करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था लोड और R1 और प्लस। इसका मतलब है कि रजिस्टर R1 के अंदर जो वैल्यू है तो उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट करते जाओ और सारे डेटा को लोड करते जाओ। अब यहां पर गए तो वैल्यू तो क्या थी, एड्रेस थी, मेमोरी का एड्रेस था, तो उस एड्रेस के ऊपर गए, डेटा लेके आए। अब वापस यहां पर आया तो यहां पर क्या प्लस की हमने जो है यहां पर ऑपरेशन लगा रखा है इसके ऊपर, तो उसका मतलब है कि और जाएगा, यहां से 2 का लेके आएगा, 3 का लाएगा, 4 के लाएगा, जितने हैं लास्ट तक उन सभी को n नंबर और तब n नंबर लोकेशन तक जितने भी डेटा है सारे के सारे यहां पर लेके आएगा और अपने सामने लोड करेगा। यह था ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट 6 नंबर वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट 6 नंबर वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी अपना छठा जो एड्रेस है, एड्रेस मोड जो है वो कौन सा है। अब ध्यान रखिएगा, इन सभी एड्रेस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो एड्रेस है वो अब आ रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं उसके अंदर इस एड्रेस के बारे में जरूर पूछा जाता है, या इसका क्वेश्चन जो है वो वहां पर आपको जरूर जो है देखने को मिलता है। तो अपना जो 6 नंबर वाला एड्रेस है वो है आपका डायरेक्ट एड्रेस मोड। डायरेक्ट एड्रेस मोड के बारे में देखिए, ये आपको मैं शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड। तो यहां पर आप देखेगा कि मैं एज इंस्ट्रक्शन मोड के व्यू से आपको समझाता हूं कि मेरे पास यहां पर इंस्ट्रक्शन मोड है, जिसके अंदर है मेरे पास मोड, उसके बाद है आपका ऑप कोड मींस ऑपरेशन कोड, और उसके बाद आता है अपना ऑपरेंड। इनके बारे में बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। यहां पर ऐड प्लस जो भी करना आपको, मल्टीप्लिकेशन वो आएगा। इसके अंदर हम मोड डिफाइन करेंगे कि हम डेटा को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, किस प्रकार से एक्सेस करेंगे। और ऑपरेंड के अंदर हम बेसिकली यहां पर देते हैं एड्रेस। अगर यहां पर मोड हमने डायरेक्ट ले रखा है तो एड्रेस, अगर इनडायरेक्ट ले रखा है तो उसके अंदर यहां पर देखो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मोड लेते हैं तो उसमें जो एड्रेस है वहां से डेटा डायरेक्ट फेच कर लेंगे। अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो यहां पर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस के अंदर और एक एड्रेस होगा जहां से हमें डेटा को लेके आना है, यानी इनडायरेक्टली वहां पर डेटा को हिडन स्टोर किया गया है। अब यहां पर डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि आपको यहां पर जैसे यहां पर आपको कोई मेमोरी का एड्रेस मिला 101, ठीक है, मैं मेमोरी और रजिस्टर दोनों के हिसाब से बता देता हूं। तो यहां पर आपके पास 101 की लोकेशन में आपको जाना है मेमोरी के, ठीक है ना। तो यहां पर ये कुछ लोकेशन है जो मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं। तो ये जैसे 101 है, 102 है, 103 है, 104 है और 105 है। इसके अंदर डेटा है, ठीक है,
इसके अंदर ये डेटा है। अब मान लीजिए मेरे को 104 का डेटा एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर 104 की लोकेशन पे जाऊंगा और उस पे जो भी डेटा होगा उसको फेच करके इस ऑपरेंड में ला दूंगा और उस डेटा के ऊपर हम ऑपकोड अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर डायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको जो है एड्रेस दिया होता है, डायरेक्टली वहां जाओ, डेटा को एक्सेस करो और यहां पर लेके आ जाओ। लेकिन अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर जो एड्रेस है उसके अंदर जरूरी है कि आपको यहां पर जाने के बाद एक और एड्रेस मिल जाएगा। जैसे यहां पर मिल गया आपको 101, तो मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से जाना है 101, वहां से डाटा जो मिलेगा वो लेके आपको यहां आना है। तो जब तक आपको एड्रेस दिया जा रहा होगा तब तक आपको आगे से आगे जंप करना होगा, डेटा को लेके आना पड़ेगा। वो होता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मोड में डायरेक्टली आपको यहां पर एड्रेस दिया होगा। ध्यान रखिएगा कि ऑपरेंड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो होगी एड्रेस। क्या होगी? एड्रेस। इसी एड्रेस पे आपको जाना है, डेटा को लेके आना है। बेसिकली ये है आपका डायरेक्ट एड्रेस मोड, जिसमें आपको डायरेक्टली डेटा के ऊपर जाना है, जंप करना और डेटा को एक्सेस करके ऑपरेंड में स्टोर करना है, लोड करना है। ठीक है, यहां पर जैसे मान लिया मैं लोड कर रहा हूं आर, या लोड यहां पर कोई R1, जैसे रजिस्टर का कोई एड्रेस है, जैसे यहां पर R3 है और यहां पर मैंने दे रखा है R3 का एड्रेस, तो मैं यहां पर जैसे लिख रहा हूं R3, तो इसका मतलब है कि R3 पे जाइए और डेटा जो है वो यहां पर लोड कर दीजिए। अगर इनडायरेक्ट होगा तो R3 पे जाने के बाद मेरे को यहां पर कोई लोकेशन मिलेगी जैसे 103, तो यहां से 103 में जाना पड़ेगा, फिर डेटा लेके आना पड़ेगा और उसके ऊपर ऑपकोड अप्लाई करना पड़ेगा। ये था आपका डायरेक्ट एड्रेस मोड। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरा जो नाम है इसका वो है आपका एब्सोल्यूट मोड। क्या मोड है? एब्सोल्यूट मोड। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट मोड है, या इसको एब्सोल्यूट मोड भी कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेस मोड को। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा डायरेक्ट एड्रेस मोड किस प्रकार से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे 7वें मोड की डिस्कस करते हैं। 7वां मोड है अपना रिलेटिव एड्रेस मोड। रिलेटिव एड्रेस मोड क्या है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी। ये रिलेटिव एड्रेस मोड जो है वो प्रोग्राम कंट्रोल के व्यू से अगर हम देखें, या वहां पर जो है इसका ज्यादातर यूज होता है। मान लीजिए कि हम मेमोरी की एक लोकेशन के अंदर अभी जो है यहां पर स्थित है। यहां पर जैसे मेरे पास एक मेमोरी की लोकेशन है, ठीक है, ये अपने पास यहां पर मेमोरी की लोकेशन आ चुकी है। और यहां पर अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मेमोरी का कोई लोकेशन है जैसे 201, 202, 203, 204 और ऐसे से करते यहां पर जैसे लास्ट तक हम जैसे यहां तक पहुंचे और 250 तक लोकेशन है इसके अंदर। अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि हमारे पास यहां पर एक लोकेशन है, हमारे पास एक लोकेशन है यहां पर, ठीक है, 201। तो यहां पर हमारी जो है लोकेशन है और यहां पर अपना डेटा पड़ा है। तो यहां पर देखो, आपको प्रोग्राम मैंने कंट्रोल के बारे में जो बेसिक ओवरव्यू दिया था वहां पर आपको बताया था कि प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग, इन सभी का यूज होता है। अब मान लीजिए कि यहां पर मेरा जो है कमांड दे रखा है मैंने, और मेरे को डायरेक्टली जंप करना है 251 के ऊपर, सॉरी 250 के ऊपर मेरे को जंप करना है और यहां से डेटा को उठा के ऑपरेंड के अंदर लेके जाना है। ठीक है, बेसिकली देखिए यहां पर ये है आपका ऑपकोड और ऑपरेंड, और यहां पर है ये आपका मोड, ये आपका ऑप कोड और ये आपका ऑपरेंड, या इसको मैं एड्रेस भी कह सकता हूं, मतलब यहां पर एड्रेस आता है। अब यहां पर देखिएगा क्या है कि यहां पर इसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें, यहां पर आपको डेटा जो डेटा को प्राप्त करने के लिए यहां पर एड्रेस पे जाना है आपको। तो यहां पर देखिए हम ब्रांचिंग का यूज कर रहे हैं। अगर ब्रांचिंग की मदद से अगर हम यहां पर डायरेक्टली इसके ऊपर फिर जो है जंप करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा 250, मतलब मेरे को यहां से ब्रांच की मदद से जो है मुझे 250 के ऊपर जाना है। लेकिन इसका अगर हम यूज करते हैं तो इसका अपन को जो है सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमें डायरेक्ट इसके ऊपर जाना है। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पर जाना है, तो प्रत्येक जो एड्रेस होगा उसके मदद से जो है हम यहां पर अगर रिप्रेजेंट करें तो ये जो अपना इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको अगर देखो कि तो यहां पर जैसे ये लोकेशन है और ये एड्रेस है, तो अगर हम यहां पर एक एड्रेस निकालें 100, ठीक है, यहां पर अपने पास टोटल जो एड्रेस है, टोटल जो वर्ड्स हैं वो है अपने पास, ठीक है, 1020।
1024 अपने पास जो है टोटल एड्रेस है, वर्ड है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होगा बहुत ही बड़ी जो है बिट चाहिए होगी। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि अपने पास टोटल 1024 वर्ड या एड्रेस है, तो यहां पर आपको प्रत्येक के लिए जो है कितनी एड्रेस चाहिए होगी। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसको 1024 के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहां पर जो है 2 रेज पावर 10, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 2 की घात 10, मतलब यहां पर आपको प्रत्येक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट की आवश्यकता होगी। तो 10 बिट अगर ऑपरेंड का हिसाब से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर आपको जैसे मान लीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम काउंटर है, अब यहां से इसको एड्रेस को यहां से हम ब्रांच करके यहां लेके आ रहे हैं, तो एड्रेस जो लाएगा उसके कारण उसकी इंस्ट्रक्शन की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रोग्राम काउंटर और इफेक्टिव एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, या प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम जो यहां पर एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, जिससे अपना यहां पर जो है ये रिजल्ट आ सकता है। यानी हम यहां पर क्या करेंगे, जो प्रोग्राम काउंटर है उसके साथ जो ऑफसेट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। देखिए यहां पर क्या है कि मैं ये जो चीज है अगर इसको यूज करता हूं तो आपको पता है इंस्ट्रक्शन की साइज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक एड्रेस जो है वो 10 बिट का होगा, 10 बिट का होगा। तो यहां से अपनी इंस्ट्रक्शन की साइज बड़ी हो जाएगी। तो अपन को इससे बचना कैसे है, तो इसको बचने के लिए हम यहां पर रिलेटिव एड्रेस मोड के अंदर क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ ऑफसेट जो वैल्यू होगी वो यहां पर जो है एंटर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैंने ब्रांचिंग, यानी यहां पर मैंने बोला कि मुझे 50 ऑफसेट जो वैल्यू है इसके अंदर ऐड कर देनी है ब्रांचिंग के अंदर। तो अभी हम कितनी लोकेशन पे, 201 पे। अब यहां पर अगर मैं 50 ऐड करूंगा, इसका मतलब है कि ये 50 एड्रेस आगे जाएगा, ठीक है। तो 50 एड्रेस जाएगा आगे, तो यहां पर आपका जो है 250 का जो लोकेशन है, अब देखो यहां पर मैं जैसे 200 से स्टार्ट कर रहा हूं भैया ना, ये 200 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मेरे को 250 पे जाना अगर इसके ऊपर, तो यहां पर क्या है कि 50 मैंने जो है ब्रांच के अंदर जो है ऑफसेट एड्रेस दे दिया। ऑफसेट एड्रेस का मतलब होता है कि अपन को कितने स्टेप आगे जाना है, कितने एड्रेस आगे जाना है। तो उस ऑफसेट वैल्यू को यहां पर दे दिया। तो यहां पर अपना इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला देखिएगा कि इस रिलेटिव एड्रेस के अंदर देखिए आपको एक इफेक्टिव एड्रेस को अगर ज्ञात करना है तो उसका आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका प्रोग्राम काउंटर प्लस इफेक्टिव ऑफसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अपन को यहां पर जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, अपन को उसके साथ 50 जो है ऑफसेट वैल्यू ऐड कर देनी है, या 50 जो है एड्रेस इसके अंदर ऐड करना है। तो जैसे ही वो 50 एड्रेस को इसके साथ ऐड करेगा, मतलब यहां पर ये 250 के अंदर आ चुका है, और यहां से जो डेटा होगा वो यहां पर ये इसको लोड कर देगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कहें आप, या आप यहां पर इसको इफेक्टिव एड्रेस बोले, कुछ भी आप मान सकते हैं। इस एड्रेस के ऊपर अपन का जो है यहां पर का वैल्यू जो है यहां पर लेके आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि हमने यहां पर ब्रांचिंग के साथ 50 एड्रेस दिया, तो यहां पर क्या कि इसने 50 स्टेप आगे बढ़ा और यहां से डेटा को फेच किया इसने 250 से, और यहां पर लेके आ गया। लेकिन क्या आप बता सकते हैं हमारे यहां पर कमी किस चीज की है? यहां पर एड्रेस अपना जो एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद जो एग्जीक्यूशन सही हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो गलत आएगा। इसका रीजन क्या है भाई, कौन बता सकता है? सभी बताइए जल्दी से जल्दी। जिसने रजिस्टर्स का जो टॉपिक पढ़ा है, अगर उसने ध्यान दिया है तो वो बता सकता है कि हमारे यहां पर रिजल्ट जो होगा वो गलत क्यों आएगा, या हम जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहां पर रिजल्ट है अपना, कोई भी डेटा है, ठीक है, 1 2 3, वो 1 2 3 ना मिलकर कुछ और ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? सामने है आप सभी के, जो कंटिन्यूसली क्लास को देख रहा है वो इसका रिजल्ट जरूर दे देगा। जल्दी से बताइए भाई, जिनको भी पता है तो जल्दी से बताइए। मैंने आपके सामने एक कड़ी रखी है, उस कड़ी को सॉल्व करके आपको देना है मेरे को। मैंने यहां पर इसके साथ ऑफसेट वैल्यू दी है ब्रांच के आगे 50, उसका मतलब है कि ये 50 एड्रेस आगे जाएगा और वहां से एड्रेस उठा के यहां लेके आ जाएगा। 200 है, 250 पे चला जाएगा, 50 ऐड करेंगे तो, और यहां से डेटा को लेके भी आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी एक यहां पर जब अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो एक गड़बड़ी जरूर आएगी, और जो डेटा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? सभी रीजन कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए भाई, इसका रीजन क्या है? सभी जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए, जिन्होंने जो है आंसर दिया है तो देख लीजिएगा,
इसलिए बोलता हूं कि जो भी क्लासेज होती है डेली क्लास ज्वाइन करते रहो। रीजन ये है कि हमने यहां पर एड्रेस जो अपना जो फॉर्मूला बनता है इसका वो है कि पीसी प्लस ऑफसेट वैल्यू। पीसी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या करता है, किसको पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, या प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है वो क्या काम करता है। अगर ये पता चल गया तो कुछ आपको और जो है ज्यादा हिंट मिल जाएगा इस क्वेरी को सॉल्व करने का। हमने यहां पर ब्रांच के आगे 50 दिया, ये यहां पर 50 पे भी गया, लेकिन अपन का रिजल्ट जो हमें मिलना था वो रिजल्ट नहीं मिला। रीजन क्या है उसका आप जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए यहां पर मैंने प्रोग्राम काउंटर के बारे में पूछा था, पहले इसको देख लीजिए। यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो आपको क्या दिखाता है कि अभी आपका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बाद कौन से एड्रेस की बारी है, उसके बाद कौन से एड्रेस की बारी है। तो प्रोग्राम काउंटर यहां पर अपने पास रिजल्ट आपको शो दिखाएगा 201। रीजन क्या है कि प्रोग्राम काउंटर का एक फंडा है कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट एड्रेस पर काम कर रहा होता है। मान लीजिए अभी हम 200 की लोकेशन पर बैठे हैं और इसके अंदर डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है, या डेटा के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं या उसको हम जो है प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोग्राम काउंटर अपने पास जो डिटेल ऐड करेगा या जो एड्रेस सेव करेगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी नेक्स्ट डेटा की एड्रेस लोकेशन। यानी अपना नेक्स्ट डेटा यहां पर पड़ा है तो उसकी लोकेशन यहां पर रहेगा। अब हमने यहां पर प्रोग्राम के अंदर यहां पर फॉर्मूले के अंदर लिखा था पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद ऑफसेट। तो यहां पर वैल्यू कितनी है रे? 201। 201 प्लस 50 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 251। तो जब इस एग्जीक्यूशन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूशन होगा यहां का, तो यहां पर ये 200 लोकेशन पर 250 की लोकेशन पर ना जाकर 251 की लोकेशन जाएगा और उस डेटा को उठा के अपने सामने यहां लाके रख देगा। अब बताइए क्या आपके सामने सही रिजल्ट आया? ठीक है, अभी पहले प्रोग्राम काउंटर को भूलिए और अभी तक हमने जो देखा था उसके हिसाब से आया रहा था, नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने यहां पर ब्रांचिंग आगे 50 दिया था और ये यहां पर प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट को यूज करता है। और प्रोग्राम काउंटर तो काम करेगा क्योंकि अगर हम लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो लोकेशन तो हमेशा यही स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर तो वैल्यू 200 ना होकर 201 है। अब उसके अंदर हमने 50 ऐड किया तो 251 पर चला गया और वहां से डेटा लेकर आया, जबकि अपन को थ्रू 250 चाहिए। तो अब इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हमें 250 ही लेनी है तो हम यहां पर 50 ऐड ना करके 49 ऐड करेंगे तो अपना लोकेशन एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि 201 तो यहां पर ऑलरेडी सेव है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, उसके अंदर हम 49 को सेव करेंगे तो यहां पर अपनी 49 स्टेप बढ़ेगा तो 250 बराबर मिलेगा और वहां का डेटा यहां पर लाके देगा। यह था आपका रिलेटिव एड्रेस मोड और डायरेक्ट एड्रेस मोड। डायरेक्ट का तो कोई झंझट है ही नहीं। डायरेक्ट को तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो एड्रेस दे रखा है ऑपरेंड के अंदर उस पे जंप करो, डेटा को लाओ यहां पर और ऑपकोड अप्लाई कर दो। जबकि रिलेटिव एड्रेस के अंदर क्या होता है कि आपको अगर एड्रेस बेस्ड अगर आप यहां पर जंप करते हो तो वहां पर आपको प्रत्येक 10 बिट के हिसाब से आपका इंस्ट्रक्शन जो साइज होगा, आपको मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बताया था, तो वहां पर वो बड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है ऑफसेट वैल्यू दे देंगे। ऑफसेट वैल्यू दे तो रहे हैं लेकिन वहां पर आपने ऑफसेट वैल्यू को देने से पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जिस लोकेशन पे जाना उस लोकेशन से एक लोकेशन कम ऐड कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के अंदर डिफॉल्टली जो एड्रेस सेव होता है वो नेक्स्ट एड्रेस सेव होता है। तो यहां पर अगर 201 के अंदर अगर 50 जोड़ेंगे तो वहां पर आपको 251 की लोकेशन पर लेकर चला जाएगा। इसलिए आप हमेशा एक लोकेशन लेस में चलेंगे यानी कम में चलेंगे। तो दैट इज द रिलेटिव एड्रेस मोड एंड डायरेक्ट एड्रेस मोड। आगे बढ़ते हैं और 8वें एड्रेस मोड को जान लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट 8वां जो एड्रेस मोड है, 8वां एड्रेस मोड है वो आपके डायरेक्ट से संबंधित है, ध्यान से समझ लीजिएगा उसको भी। तो यहां पर अपने पास नेक्स्ट जो 8वां एड्रेस मोड है वो है आपका इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। बेसिकली ये होता क्या है, इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके पास मोड है और यहां पर आपके पास ऑप कोड है, इसके अलावा आपके पास यहां पर ऑपरेंड है। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेंड है।
अब होता क्या है बेसिकली एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अभी आपको जस्ट डिस्कस करवाया था कि इसमें आपके पास जो लोकेशन दे रखी है, जैसे मेरे पास है लोकेशन R1, तो यहां पर ये R1 पे जाएगा, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 पे ये R1 पे गया यहां पर, और R1 के ऊपर जो भी डेटा था उसको फैच करके यहां पर लाके छोड़ दिया। वो डायरेक्ट एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट मोड था। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा कि यहां पर जैसे R1 दे दिया, लेकिन R1 पे जाने के बाद भी आपको एक और नई लोकेशन मिल सकती है। जैसे यहां पर एक कोई मेमोरी का एड्रेस मिल गया, ये है अपने पास मेमोरी जिसमें ये 101 से लेकर 150 तक यहां पर एड्रेस हैं। तो यहां पर जैसे यहां पर कोई एड्रेस मिल गया 149, तो यहां पर ये 149 पे जाएगा, यहां से जो डेटा होगा उसको उठा के यहां पर लाएगा। मतलब आपको कंप्यूटेशन जो है ज्यादा करनी पड़ेगी, यहां पर आगे से आगे जो एड्रेस होगा उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर जो है सबसे बड़ा एक फर्क है। इसके अंदर डायरेक्टली वहां पर जगह पे डेटा मिल जाएगा एड्रेस पे, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको उस रजिस्टर पे उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। अब वहां पर भी आपको एक और एड्रेस मिल सकता है, उसके अंदर भी एक और एड्रेस मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। मतलब आपको जब तक डेटा नहीं मिलता है तब तक आप उस एड्रेस के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। यह था आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट अपना नोवा जो पॉइंट है, ठीक है, वो है अपना इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब ये क्या है भाई, इंडेक्स है, तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्सिंग का हम सबसे ज्यादा जो यूज है वो करते हैं एरेज के लिए। यानी अपने पास एक एरे है, ठीक है, ये एरे है अपने पास यहां पर, जिसके अंदर आपके पास जो है ये एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर कर रखे हैं, और यहां पर ये आपका एरे का एड्रेस है 102, 103, 104, और ये आगे से आगे हैं इसके अंदर। अब यहां पर आप जब भी एक एलिमेंट के अंदर जंप करते हैं तो उसका मतलब है कि आप आगे भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वहां पर आपके पास क्या प्रॉब्लम आता है कि यहां पर जैसे मैंने यहां पर कोई एड्रेस दे दिया है, तो मुझे बार बार वहां पर जो है एलिमेंट का एड्रेस देना पड़ेगा और बार बार मुझे वहां पर जाना पड़ेगा और वहां से डेटा को फैच करके लाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम जो है इस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या करते हैं कि इस एरे के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जितने भी रजिस्टर्स हैं उसमें से एक रजिस्टर को हम बना देंगे इंडेक्स रजिस्टर। क्या बना देंगे, इंडेक्स रजिस्टर जो है उसको डिक्लेयर कर देंगे या उसको बना देंगे। अब ये इंडेक्स रजिस्टर अपना काम क्या आएगा कि यहां पर बार बार इनकी लोकेशन डालने से अच्छा है कि इसको एक रजिस्टर बना दो, इसमें हम जो इंडेक्स डालेंगे वहां से डेटा को फेच करेगा और उसको हमें ऑपरेंड के अंदर लाके दे देगा। कैसे कि इसका अगर हम यूज करते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और अगर इसके अंदर हम अपन को इफेक्टिव एड्रेस अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इफेक्टिव एड्रेस आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि यहां पर जो आपका ऑपरेंड है, यहां पर जो आपका ऑपरेंड है, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, यहां पर जो ऑपरेंड है इसके अंदर हम जो है एक बेस एड्रेस डाल देंगे। क्या डालेंगे, इसके अंदर एक बेस एड्रेस बना देंगे। ऑलरेडी ये बेस एड्रेस इसके अंदर पहले से ही हम डाल देंगे। बेस एड्रेस कौन सा होगा, जो शुरुआती एड्रेस है, ये इसको हम BA यानी बेस एड्रेस भी कहते हैं। तो इसका एड्रेस हम डाल देंगे इसके अंदर। अब जैसे मान लिया मेरे पास 101 है, अब मैंने क्या किया कि एक और रजिस्टर लिया, उसको बना दिया इंडेक्स रजिस्टर। क्या बना दिया, इंडेक्स रजिस्टर। क्यों बनाया, ताकि मैं एरे के सभी एलिमेंट्स को जब चाहूं एक्सेस कर सकूं, उसका यूज ले सकूं। तो मैंने एक रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर बना दिया, और जो आपके पास ऑपरेंड है जहां पर आप एड्रेस डालते हैं या एड्रेस जहां शो होता है उसको हमने बेस एड्रेस दे दिया। यहां पर अब मेरा बेस एड्रेस मैंने दे दिया क्या, 101। क्या दे दिया, 101। अब क्या होगा कि यहां पर अपना इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात करना है इसके हिसाब से, तो यहां पर अपना बनता है बेस एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, अब क्या, सॉरी इंस्ट्रक्शन क्या, इंडेक्स रजिस्टर। बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर मिलेगा तो आपका यहां से डेटा फैच करके वहां ला सकता है। अब होगा क्या, यहां पर इंडेक्स रजिस्टर का मतलब होगा कि इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स नंबर डालो और वहां पर जाकर ये डेटा को लाएगा, और यहां पर बेस एड्रेस जहां पर दे रखा वहां पर इस डेटा यानी ऑपरेंड के अंदर ये वैल्यू को दे देगा। कैसे कि मैंने यहां पर अभी 101 का तो डेटा यहां ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है। अब जब भी मेरे को जैसे 103 का एड्रेस चाहिए तो मैं यहां पर 103 ना लिख के सिर्फ इंडेक्स नंबर डाल दूंगा 3।
तो मतलब क्या होगा कि बेस एड्रेस तो ऑलरेडी है, उसके साथ ये इसको काउंट करेगा इंडेक्स रजिस्टर को। तो इंडेक्स रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है अपनी 3, मतलब इंडेक्स नंबर है 3, तो ये 103, यानी ये 3 आगे बढ़ेगा, यहां से जो डेटा होगा उसको फैच करके यहां पर ये लाएगा इसमें, और यहां से इसके अंदर इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम किसी भी डेटा को यहां पर इंडेक्स रजिस्टर को डिफाइन कर देते हैं, जिसमें इंडेक्स नंबर डाल के यहां से इस बेस एड्रेस को भेज देते हैं। अगेन वापस रिपीट कर देते हैं, इंडेक्स मोड में क्या होगा कि बेस एड्रेस हम जो है दे देंगे ऑपरेंड के अंदर, और एक किसी रजिस्टर को उठा के उसको हम बना देंगे इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है ना। इंडेक्स रजिस्टर बना देंगे तो वो अपनी हेल्प क्या करेगा कि इन सभी एलिमेंट्स को सीरियल वाइज जो एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें से किसी भी एड्रेस को अगर एक्सेस करना है, उसके डेटा को एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर जो होगा वो वहां पर एंटर करेंगे और अपना काम हो जाएगा। मतलब मैंने इंडेक्स नंबर 3 डाला, बेस एड्रेस कितना था, बेस एड्रेस था सर अपना 101, उसके अंदर मैंने 3 ऐड किया तो क्या हुआ 104 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो 104 यहां से जो है लेके आ जाएगा, या आपके पास बेस एड्रेस है और उसके आगे अपन को जो है इंडेक्स नंबर 3 दिया, तो यहां पर सॉरी जो है ये 3 ऐड करेंगे, तो यहां पर ये बेस एड्रेस तो ऑलरेडी है, लेकिन इसने ये फैच किया कि मैं इस एड्रेस पे तो हूं, अब मुझे 3 यहां पर आगे जाना है, मतलब एक तो ऑलरेडी ये है बेस 1, 2 और 3, तो ये 103 को यहां से ज्ञात करेगा इसका डेटा और यहां से इसको दे देगा आगे, तो यहां पर ये 103 पे जाएगा, ना कि इसको काउंट करेगा भाई, ठीक है ना। तो 103 की लोकेशन पे जाएगा, बेस एड्रेस है वहां पर, तो वहां से लोकेशन को फैच करके यहां पर लाएगा, उसका डेटा आपके सामने शो कर देगा। ये होता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिएगा अपना जो लास्ट 10वां जो प्रकार बचता है, ठीक है ना, 10वां और लास्ट इसका जो एड्रेसिंग मोड है एज अगर हम माने जनरल पर्पस कंप्यूटर के हिसाब से देखें, तो यहां पर अपना लास्ट जो इंडेक्स मोड है वो है अपना बेस एड्रेस रजिस्टर, सॉरी बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इनके नोट्स आपको जो है आज और जो कल लास्ट जो एक इससे पहला जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, इनके नोट्स आपको साथ में ही मिलेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको इनके नोट्स एक साथ ही मिलेगा, एक पूरा एड्रेसिंग मोड का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में। इसका यूज कहां पर होता है, सबसे पहले तो ये देखिएगा, इसका यूज हम तब करते हैं या इसका यूज इसलिए किया जाता है जब हमें किसी भी प्रोग्राम की लोकेशन को रीएलोकेट करना हो, ठीक है ना। प्रोग्राम को रीएलोकेशन करना हो, रीएलोकेट करना हो, यानी आपको पता होगा कि जब भी एक प्रोग्राम किसी भी मेमोरी के अंदर आता है, रैम के अंदर आता है, तो देखिए यहां पर जैसे ये हमारी रैम है और आपको पता होगा इसके अंदर लिमिट साइज होती है, मतलब आपका जो प्रोग्राम आया है वो यहाँ पर जो है इसके अंदर आएगा और यहाँ से जब उसका टर्मिनेशन हो जाएगा तो वो वहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास लोकेशन है जैसे 100 से 199, ठीक है, और यहाँ से हम जैसे स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर ये यहाँ पर लोकेशन आ चुकी है, कोई भी जैसे यहाँ पर ये लोकेशन है और इसके अंदर प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ठीक है। ये P1 यहाँ पर प्रोग्राम को जो है ये एड्रेस का जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा दे रखा है, यानी इतनी जगह के ऊपर जो है P1 काम कर रहा है, ये समझ के चलते हैं अभी हम उदाहरण के लिए। अब इसमें क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम चलता है, दो सिचुएशन होती है तब हम इसका यूज करते हैं कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है और अपन को अब यहां पर जैसे ये कंडीशन आ गई कि अभी इस प्रोग्राम का कोई यूज नहीं है और वो रैम में पड़ा है, तो हम क्या करते हैं या ये सिस्टम क्या करता है कि उस प्रोग्राम को आपके थोड़ी देर के लिए जो है यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर देता है और जो अभी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस को यहां पर लेके आ जाता है, ठीक है ना, या जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है उसको यहां पर लेके आ जाता है। तो एक तो इसको हम प्रोग्राम रीएलोकेशन बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम गया, इसकी जगह दूसरा रख दिया और जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो इस प्रोग्राम को वापस लेके आ गए, तो ये प्रोग्राम रीएलोकेशन चलता रहता है। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई वीआईपी प्रोसेस या प्रोग्राम यहां पर पड़ा है, उसको लोकेट अपन को जो है जल्द से जल्द नहीं फ्री करना है, तो यहां पर हम इसको यहां से इसके ऊपर जो है यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं या यहां से यहां पर लाके जो है इसको अदरवाइज डाल दें, क्योंकि अभी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस अभी इसका है क्योंकि इसको पहले प्रोसेस करना है, इसका रिजल्ट पहले निकालना है, तो हम यहां से भी इसको ला रहे हैं तो भी वो प्रोग्राम एक रीएलोकेट ही हो रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक प्रोसेस P1 था, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन था, देखिए यहां पर जैसे एक लोकेशन है, यहां पर
इस लोकेशन के अंदर क्या है, जैसे यहां पर ये मेरा है 1110, ठीक है ना, ये यहां पर 1110 पे था और यहां पर एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट लग रखी है जिसमें अपन को यहां से सीधा 161 पे जाना है या 160 पे जाना है। ये 160 है जैसे लोकेशन, यहां से जाना है, इस डेटा को यहां पर फेच करना है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना है, वो बाद की बात है। लेकिन यहां से मैंने लिख दिया यहां पर 160। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 160 लिखा और यहां से ये जा रहा है, यहां से ला रहा है, लेकिन ये यहां पर इसके अंदर हमने फिक्स कर रखी स्टेटमेंट। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट की बारी आई नहीं, उससे पहले अपन ने प्रोग्राम को दूसरी जगह पर डाल दिया, यानी कोई दूसरी वीआईपी प्रोसेस आई, उसको हमने यहां पर डाल दिया इसकी लोकेशन में 100 से लेकर 199 तक, यहां पर इसमें लाके कोई दूसरे प्रोसेस को बिठा दिया, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। अब जब वापस आएगा तो आपको पता है कि रैम के अंदर कोई भी एड्रेस फिक्स नहीं होता, एड्रेसिंग फिक्स नहीं होती है, यानी जब ये वापस यहां आएगा तो जरूरी नहीं कि इसको यही लोकेशन वापस मिलेगी। अब मान लीजिए कि इसको लोकेशन मिली यहां पर, यहां से ये 301 से लेकर 399 तक की लोकेशन इसको मिल गई और अब ये एड्रेस वो का वो वापस यहां पर आया। अब देखो यहां पर मैं वापस इसको ड्रॉ कर रहा हूं इसके अंदर कि इसके अंदर आपको इस ब्रांचिंग स्टेट को ध्यान से समझना है। इसकी जगह मान लिया कि ये डाल रखा था, इसकी बारी नहीं आई और इससे पहले इसको कहीं दूसरी जगह हमने शिफ्ट कर दिया और इसकी जगह दूसरा प्रोसेस आ रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है। अब अपन को क्या करना है, इसको किसी दूसरी जगह पर रीएलोकेट कर रहा है यार, यानी वापस इसको आप प्रोसेस करना जरूरी है और इसको वापस ला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इसको यही लोकेशन मिलेगी, इसको लोकेशन मिलेगी दूसरी कोई। और जब ये दूसरी लोकेशन मिलेगी तो वहां पर ये का ये सिचुएशन वापस मैं बना रहा हूं कि यहां पर मैंने एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट दे रखी थी जिसमें यहां पर अपन को 160 पे जाना था। अब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी यहां पर आएगी कि यहां पर जब यह आएगी और जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा इस प्रोग्राम P1 को, और ये P3 है, कोई दूसरा आ गया या P4 कोई भी, तो P1 जब वापस आके यहां पर एग्जीक्यूट होगा तो यहां पर लिखा है कि मुझे ब्रांच यानी 160 वाली लोकेशन पे जाना, डेटा को लेके आना है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखो, यहां पर देखा जाए तो ये एक इलीगल होगा, क्योंकि हम जो है इस लोकेशन में और अगर ये दूसरी लोकेशन पे जाके वहां का डेटा अगर यहां पर लाकर एग्जीक्यूट करता है तो ये इलीगल माना जाएगा, क्योंकि इसको यहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये दूसरी जगह का डेटा लाए और वहां पर ये करे। इसका सिर्फ काम इसी प्रोग्राम एरिया के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि सबसे बड़ी बात ये आ रही कि 160 पे जाएगा और इस 160 पे जो डेटा है वो लाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जबकि ये तो इलीगल है, क्योंकि इसको अपने वर्किंग एरिया के अंदर रहे, इस लोकेशन के अंदर ही अपन का जो प्रोसेस है वो वर्क करना पड़ेगा। कई बार डेटा का क्रैशिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अपन इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एड्रेस दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एड्रेस यहां पर देंगे तो वो सिर्फ यहां से 60 लोकेशन आगे जाएगा। मतलब यहां पर मैंने 160 क्यों दिया था कि इस प्रोग्राम के बंडल के अंदर 60 लोकेशन आगे कुछ डेटा है, उसको लाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इससे बारी आई नहीं, उससे पहले ये दूसरा प्रोग्राम आ गया था। अब जब वापस आया तो अब इसको वही कंडीशन है कि इसको 60 लोकेशन आगे लोकेशन है, ठीक है, 60 स्टेप आगे एक लोकेशन है, वहां से डेटा लाना है यहां पर। तो 160 देगा तो मतलब क्या है कि इसको 160 वाले एड्रेस को ये रन करेगा, तो 160 वाला एड्रेस तो यहां लाके करेगा, तो ये इलीगल माना जाएगा। तो 60 स्टेप आगे जाना है तो यहां पर इसको जो है ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेस दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेस दे सकता है। तो यहां पर इसका इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू यहां पर होगा बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझिए कैसे है कि हम एक किसी रजिस्टर को, एक किसी भी रजिस्टर को हम बना देंगे बेस रजिस्टर, ठीक है, किसी भी एक रजिस्टर को हम बेस रजिस्टर के रूप में उसको बोल देंगे कि तुझे बेस रजिस्टर की तरह वर्क करना है। अब इस बेस रजिस्टर में अपनी लोकेशन है, जैसे यहां पर अभी ये था, यहां पर कोई भी लोकेशन मान लो, जैसे ये अभी जो है वापस आया यहां पर, तो ये जैसे 310 पे है और डेटा 360 पे है, यानी 60 स्टेप आगे हैं। अभी ये भूल जाओ आप, क्योंकि अपन को तो 60 स्टेप से आगे से डेटा लेना था, इसलिए हमने 160 डाला था, जो कि इलीगल है, क्योंकि ये जब वापस आएगा तो 160 वाले एड्रेस तो किसी दूसरे को मिल चुकी है, डेटा भी दूसरा आ चुका है। तो यहां से
से 60 स्टेप आगे जाना है तो वो डिस्प्लेसमेंट एड्रेस बोला जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट एड्रेस बोला जाता है। तो बेस एड्रेस का रजिस्टर का डेटा तो यहां पर आप पहले से ही डाल दो, तो मैं से यहां पर 310 डाल देता हूं। अब जब इसके साथ हम जो है यहां पर 60 और ऐड करेंगे या यहां पर 50 ऐड करेंगे, यहां पर अपन को यहां पर जैसे 360 के अंदर पड़ा है तो 310 तो ऑलरेडी आ रखा है। अब अपन को जो है आगे यहां पर 360 पे जाना है, यानी 360 की लोकेशन पे 50 स्टेप आगे हैं, तो यहां पर हम एड्रेस देंगे 50। इसका मतलब ये होगा कि 350 के अंदर 50 जुड़ेंगे, 310 के अंदर 50 जुड़ेंगे तो 360 का एड्रेस ये यहां से यहां पर लाके रख देगा। तो यहां पर हम जो है डायरेक्ट एड्रेस ना डाल के डिस्प्लेसमेंट एड्रेस डालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यहां पर जाएगी तो वो यहां पर जो है 60 स्टेप जो है आगे जाएगी, यहां पर 50 स्टेप आगे जाएगी, जहां से डेटा को फैच करेगी, यहां पर लाएगी और उसको ऑपरेंड को दे देगी। ये था आपके बेस रजिस्टर एड्रेस। सिंपल सा है कि इसके अंदर हम एक रजिस्टर को बेस रजिस्टर बना देंगे और उसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डालेंगे, तो वो उतने स्टेप आगे जाएगी, वहां डेटा को फेच करेगी, यहां पे लाके रख देगी, जिससे अपन कोई भी इल्लीगल तरीके से कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने सामने कोई रजिस्टर का कोई गलत डेटा जो है अपने सामने शो होगा। तो साथियों ये था अपना एड्रेसिंग मोड का टॉपिक, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर आता है। अब कोई भी बात आगे की आपके सामने रखूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी सारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी जो है एक अच्छे वे पे चल रही है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है, तो सबसे पहला काम लाइक का कीजिए। और आज आपको 10 शेयर का टारगेट मिल रहा है, देखते हैं कि ईमानदारी से इस टारगेट को कौन पूरा करता है। इस वीडियो की लिंक को आपको 10 जनों को शेयर करना है, और अगर कोई आपका कोई साथी है तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो जो चल रहा है अभी, इसके नीचे आपको यहां पर एक चैनल का नाम दिख रहा होगा हमारे एनवीरा एजुकेशन का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो आज तक हमने पढ़ा उसकी लिंक आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पूरे प्लेलिस्ट को आप शेयर कीजिए ताकि वो सारे के सारे वीडियोस को देख सके और उसको हर एक टॉपिक समझ में आ सके। तो ये अपना यहां पर एड्रेसिंग मोड का टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है, जिसमें हमने 10 एड्रेस मोड को जाना है। इंप्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, और यहां पर ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, डायरेक्ट एड्रेस मोड, रिलेटिव एड्रेस मोड, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, और यहां पर आता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और फिर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमने फॉर्मूला विद और एग्जाम्पल विद सारे टॉपिक्स को समझा है। इनके नोट्स आपको अभी कुछ देर बाद जो है ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को प्राप्त करने का, उस भर्ती के अंदर अपनी एक सीट फिक्स करने का साकार जो सपना है उसको आप साकार जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।